अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सीमांचल में कुल 24 सीटों को लेकर महागठबंधन सिर्फ 4 सीट पर आगे है, ये जानकारी मिल रही है। यानी सीमांचल में बहुत बड़ा झटका लगा है महागठबंधन को। सीमांचल में एनडीए 17 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है ये गठबंधन, और महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप आंकते हैं अनंत जी? सीमांचल में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वोट पोलराइजेशन हुआ, जिस प्रकार से मुस्लिम 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 किया गया है, लेकिन ये देखना मुझे बहुत, अभी वोट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मुसलमानों ने भी क्या नीतीश कुमार को वोट दिया है क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीमांचल में, अगर मैं अभी जो जितना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख पा रहा हूँ, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एमआईएम को भी 3 सीटों पर बढ़त है और 1 सीट पर वो बहुत आगे चल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों ने अपना नेता किसको माना, एम वाई समीकरण कितना बचा। और अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर पहले कह रहे थे कि पढ़े लिखे यदुवंशियों ने इस बार नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, शिक्षित यदुवंशी शब्द उन्होंने उपयोग किया था। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लोगों ने बदलाव के बजाय विकास पर वोट दिया। ऐसा विकास जो सिर्फ ये, बल्कि उनके दैनंदिन जिंदगी में वो रोग इस बात का न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि उस विकास के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। ये बिल्कुल गलत बात है और बिहार की महिलाओं का अपमान है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की जो एक कंस्टिट्यूएंसी है उसको 2005 से नर्चर किया है। 2005 में उन्होंने बालिकाओं को साइकिल खरीदने के लिए उनके खाते में पैसे दिए थे। उसके बाद स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण दिया। आपके पास फिर मिथिलांचल के रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। मिथिलांचल की 50 सीटों पर 39 सीटों पर 50 में से एनडीए आगे है। 11 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि महागठबंधन आगे जा रहा है। अकुल श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास में आऊंगा, जो कि सीमांचल की बातें की थी। सीमांचल के बारे में अनुमान यही था कि लगभग 18% के आसपास मुसलमानों के वोट हैं जो एक मुश्त जाते हैं। एनडीए की तरफ से इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर किए गए, और आप किशनगंज से लेकर के दरभंगा की जो पूरी बेल्ट है, जो अभी तक का एनालिसिस था सीमांचल को लेकर के, और जो नतीजे आने शुरू हो रहे हैं, वो दोनों विरोधाभासी हैं। और सीमांचल और मगध 2 एरिया ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि ये दोनों एरिया जो हैं वो एनडीए के लिए कमज़ोर क्षेत्र हैं और कमज़ोर नस हैं उनकी। लेकिन वहाँ पर इस तरीके से काम हुआ जिससे ये पूरी स्थितियाँ बदल गई। दरअसल अगर आप इसको देखेंगे तो ये पार्टियों की हार जीत से ज़्यादा ग्रुप्स की हार जीत है। मैं इस बात पे फिर जोर दे रहा हूँ, ये पार्टियों की हार जीत से ज़्यादा ग्रुप की हार जीत है। जिस पार्टी की सीटें अब सिर्फ 35 रह गई हैं या 35 सीटों पर आ गए आरजेडी, उसको 23% वोट, सबसे ज़्यादा वोट परसेंट उसी को मिला हुआ है। मतलब उनकी लड़ाई वहीं से शुरू होती है। हाँ। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं मेरी बात को काटने के लिए कि वो 149 सीट पर लड़ रही थे इसलिए 23% मिला। बीजेपी को 22% वोट मिला लेकिन वो 101 सीट पर लड़ रही थी। जेडीयू को 18% वोट मिला, वो भी 101 सीट पर लड़ रही थी। एलजेपी को भी 5% मिल रहा था। तो ये जो इनका ग्रुप तो बहुत बड़ा हो गया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कंट्रीब्यूट क्या किया? 8% का। उसके आसपास तो लगभग एलजेपी आ जा रही है। तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा। अजय आलोक हमारे साथ हैं बीजेपी से। अजय आलोक जी, अभी तक की जो रुझान है या जो नतीजों में कन्वर्ट, जो नंबर लगातार हो रहे हैं, अनुराग भदौरिया को उस पर थोड़ी सा शक जरूर है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का पूरा पालन यहां हुआ नहीं। देखिए, लोकतंत्र हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई घर, कूड़ा करकट हमेशा हर जगह होते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, घर के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कूड़ा करकट को झाड़ू दे के बाहर निकाल दिया जाए। बिहार यही कर रहा है। अभी 2 घंटे और रुकते हैं। 2 घंटे के बाद जब कूड़ा हम लोग बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हर प्रदेशों में यही होने वाला है। भदौरिया को अजय जी, ये झलकी है जी, ये झलकी है उत्तर प्रदेश में। मैं आप तो कह रहे हैं उसका जवाब लेता हूं भदौरिया जी से, लेकिन आपके मुताबिक मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो इतनी बड़ी जीत मिली है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट बीजेपी की, जेडीयू की, दोनों की, एलजेपी की, चिराग पासवान वाली जो पार्टी है, क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आ रही है? 2-4 प्रमुख कारण अगर आप समझ पाए हो। देखिए, ये जीत हमारे लिए अप्रत्याशित नहीं है, इसलिए क्योंकि 2020 में हमारी गलती के कारण, सिर्फ हमारी गलती के कारण चिराग पासवान बाहर से लड़ गए थे। उनको समर्थन मिल गया बीजेपी का भी, और हमारी नंबर्स कम हो गए, तो इनको उम्मीद हो गई कि हम ऐसा कर लेंगे।
नहीं तो 2020 में भी कमोबेश यही परिणाम होते हैं। मैं अभी 2 घंटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यकीन मानिए 2010 का परिणाम का रिकॉर्ड टूटेगा। अभी आप 2 घंटे और 12 बज रहे हैं, 1:30 बजे के बाद जब ये नतीजों में तब्दील होने लगेंगे तो ये 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जी। क्योंकि बिहार में वापस लौटूं आपके पास। एक बार टेली दर्शकों को दोबारा बताते हैं, बीजेपी प्लस 189, आरजेडी प्लस 50, जेएसपी 0 का जो आंकड़ा फिलहाल है और अदर्स 4 अभी दिखा रहा है। ये अभी तक का आंकड़ा है, ये रुझान आप मानिए एक तरीके से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत चर्चा के दौरान। अनंत जी आपका सवाल मेरा ये सर कि चिराग पासवान की परफॉर्मेंस को लेकर के कई जगहों पर कई विश्लेषणों में शक जताया गया था कि शायद उतना बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, एस्टीमेट से ज्यादा सीटें उनको दे दी गई हैं। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा कह रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ चिराग पासवान ने अपने प्रदर्शन को, अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। इसके पीछे के समीकरण क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन्होंने अपने पार्टी के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर किया है। जब डॉक्टर अजय आलोक जी ठीक कह रहे थे कि उनको जब ये लोग सब साथ लड़के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये बात 2010 में भी देखी गई, 2015 मतलब उसके बाद के चुनाव में भी देखी गई। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान, लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी स्टोरी प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से डेसिमेट हो गई है उनकी पार्टी, जितना माहौल बनाया गया था, मुझे लगता है उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए उतने